हेलो एवरीवन। पॉलिटी PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में इस समय जो सबसे इजीएस्ट पोर्शन है वो है पॉलिटी। अगर पॉलिटी के 15-20 चैप्टर्स को आपने बहुत क्लियरली और कॉन्सेप्ट के साथ तैयार कर लिया तो ये 100% मान के चलिए कि 18-20 क्वेश्चन जो पॉलिटी में पूछे जाने हैं उनको आप सही करके आओगे। और 18-20 क्वेश्चन करने का मतलब है कि बाकी आपको 30 क्वेश्चन और छांटने हैं। 40-50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना प्रीलिम्स में तो आपका आराम से काम निपट जाना है। ओके। और आप क्या है, आप इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, PYQ सीरीज में हम बताते हैं कि नहीं किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, UPSC प्रीलिम्स 2025 में क्या ट्रेंड होगा, कैसे हम एनालाइज करें और कैसे अपनी प्रिपरेशन को धार दें, है ना। हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं तो एक चैलेंज और निकल करके सामने आ जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट और कम है, कैसे हमारा होगा, क्या होगा, क्या, इन्हीं सब ख्यालों के उधेड़बुन में आप रहते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले 2 सेशन में कम से कम 100 से 150 सवाल किए। इस सेशन में हम देखेंगे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में। पहला क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक है, आपने आर्टिकल 75 पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या 4 प्रकार के मंत्रियों की बात करता है? नहीं, 3 प्रकार के मंत्रियों की बात करता है। कौन से? पहला होता है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। उप मंत्रियों का ट्रेनिंग पीरियड होता है। कैबिनेट मिनिस्टर अपने विभाग का प्रमुख होता है, अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है और कैबिनेट की बैठकों में वो भाग लेता है। ठीक है, ये सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि भैया कि इतने नहीं होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? मात्र 3 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाला एक नए प्रकार का वो है। ठीक है, फिर दूसरी बात आई, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। एक संशोधन के माध्यम से यह कर दिया गया था। पहले क्या होता था ना कि आया राम गया राम, सबको मंत्री बनाते चले जा रहे हैं। गठबंधन की सरकारें हैं और गठबंधन दलों को खुश करना है तो कोई ना कोई मंत्रालय बांटते चले जा रहे हैं, तो मंत्रियों की संख्या 100-150 हो जाती है। वर्तमान में अगर बात करें तो 73 से 74 मंत्री के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कुल लोकसभा चुनाव में लगभग 85 मंत्री ही हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित। ओके, पहली बात। दूसरा, संघ शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, पांडुचेरी के लिए जो बात की गई वो मुख्यमंत्री सहित 10% की बात की गई, है ना। अन्य राज्यों की अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो वहां पर राज्य विधानसभा में भी ये 15% का रूल लागू होता है मुख्यमंत्री को मिला करके। तो ये दूसरा वाला सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो 2022, 23, 24 में पूछे गए, आपको पता होना चाहिए। अब देखो महान्यायवादी के बारे में मैंने बताया, कैग है ना, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। क्या इन दोनों की, सॉलिसिटर और महान्यायवादी दोनों बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ऐसा नहीं है, भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। इस मींस महान्यायवादी पद अपना त्यागपत्र कैसे देगा इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि महान्यायवादी जब चाहे वो एक त्यागपत्र के माध्यम से 2 महीने अग्रिम सूचना देकर के त्यागपत्र दे सकता है ना। तो वो सरकार की तरफ से होता है तो इसका सीधी सी मतलब है कि सरकार जाएगी तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा जनरली। लेकिन संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है कि महान्यायवादी को सरकार के जाने के बाद इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा वाला सही नहीं है, पहला वाला सही है। ठीक है, जो महान्यायवादी होता है ना वो संसद की बैठकों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है,
है ना, समितियों का सदस्य बन सकता है, लेकिन क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता इसलिए वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। ओके, तो ये महान्यायवादी के बारे में है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है, मतलब एक नागरिक एक अधिवास की बात की गई है। जो जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। तो तीसरा अपने आप गलत है, तो ये गलत है, ये गलत है। अब क्या पहला और दूसरा सही है? भाई इसमें से एक ही सही है। क्यों एक ही सही है? कि भैया सिंपल सी बात है, एक और दो तो कहीं है ही नहीं, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो इसका मतलब इसमें से एक गलत है। अब कौन सा गलत होगा? भारत में केवल एक नागरिक और एक अधिवास है, ये बिल्कुल सही बात है। हम सब इंडियन हैं ना, तो राज्य के अधिवास तो कई हो सकते हैं, राज्यों का अलग अलग हो सकता है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला सही है, भारत में केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है जो जन्म से भारत का नागरिक हो। तो दूसरा वाला बात सही है, केवल एक अधिवास नहीं है, अन्यत्र भी है, राज्यों का अधिवास भी होता है। इसको जब इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अधिकरण। भाई संसदीय लोकतंत्र से इसका क्या लेना देना है? नौकरशाही तो नियुक्त होती है ना, निर्वाचित थोड़ी होती है। और संसदीय लोकतंत्र निर्वाचन से चलता है, निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सही नहीं होगा। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, भाई संघीय ढांचे को सुदृढ़ तो कर ही नहीं रहा ये। भाई संघ की तरफ से राज्यों में जो आईएएस आईपीएस नियुक्त किए जाते हैं, तो संघ की तरफ से होते हैं। तो ये तो संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला अधिकरण हो सकता है। संघीय ढांचे को बढ़ाएगा थोड़ी। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अधिकरण, ठीक है, राजनीतिक स्थायित्व तो मान लेते हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि का इससे क्या लेना देना संसदीय लोकतंत्र में? तो ये तीनों ऊपर के गलत हैं। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है, अर्थात जो पॉलिसी होती हैं उनको क्रियान्वित करने वाला अधिकरण होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल सा समझना है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे काम हो जाएगा। अब नौकरशाही के संदर्भ में कहीं पढ़ने को थोड़ी मिलेगा, लेकिन जब आप इतना सारा सिलेबस पढ़ते हो तो आपकी समझ में आ जाता है कि नहीं भैया ये वाला सही हो सकता है। ओके, बात समझ में आ गई। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपीलैड्स के बारे में क्या करना है? अंतर्गत निधियों के संदर्भ में, यानी एमपीलैड स्कीम के तहत जो निधियां विकास के लिए जाती हैं उनके बारे में कहा गया है। अब इसके बारे में जब कहा गया है तो इसका मतलब आपको इसको पता होना चाहिए। एमपीलैड क्या है? निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों यानी टिकाऊ एसेट जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि भौतिक आधारभूत संरचनाओं के लिए क्या करती हैं? आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। तो एमपीलैड स्कीम केंद्र सरकार के अंतर्गत है, इसमें कुछ बजट होता है जो क्या करता है, वो बताता है कि इन परिसंपत्तियों का, जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर सांसद अपने गांव में, राज्यसभा सांसद अपने जिन क्षेत्रों से वो आते हैं उन क्षेत्रों में उनका विकास कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। और भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में जैसे स्कूल बनवाना, भवन का निर्माण करना, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो इसमें प्रयुक्त हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात कही। उसके बाद कहा प्रत्येक सांसद की निधि, यानी प्रत्येक सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद की निधि एक निश्चित अंश, ठीक है, यानी मान लिया 100 रुपए है तो मान लिया 10 रुपए की बात की जा रही है, एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, एमपीलैड स्कीम में ये कहा गया है। तो पहला और दूसरा तो एकदम सही है। अब पहला दूसरा सही है तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, अगर अगला एमपीलैड से निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, बिल्कुल। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जा सकता, यानी बढ़ाया नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। बढ़ाया जा सकता है, तो तीसरा गलत हो गया।
ठीक है, तीसरा क्या गलत हो गया? गलत हो गया तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब चौथे में देख लेते हैं। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अधिकार है, अनिवार्य है। मतलब कलेक्टर द्वारा उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा और चौथा एकदम सही है। गलत है, अग्नित की जाती हैं। अगर मान लिया 1 करोड़ आपको मिले, 1 करोड़ रुपए आपको प्राप्त हुए, अब 1 करोड़ में मान लिया आपके पास 85 लाख खर्च हुए, तो बचे जो 50 लाख हैं अगले वर्ष में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात कही गई है। बात समझ में आ गई यहां तक? 2019 में एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ये राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में कह रहा है। और गवर्नर के बारे में कुल मिलाकर के 4, पहला प्रशासनिक सुधार आया जिसने उसकी बात करी, राजमन्नार समिति आई तमिलनाडु से में बनी, सरकारिया आयोग आया, और उसके बाद संविधान की कार्य संचालन की समीक्षा है जब राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया तो उसने भी यही बात करी। तो इसमें किस एक कमेटी ने ये बात करी कि राज्यपाल को, जैसे मान लिया यूपी का राज्यपाल किसी को नियुक्त करना है तो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को यूपी का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो मान लिया बीजेपी है, अब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र सरकार में है, तो राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का काम उसी का है। भाई वही नाम सुझाएगा और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा, यही तो होता है। अब मान लिया बीजेपी है, अब बीजेपी क्या करेगी? किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को कहीं यूपी का राज्यपाल ना बना दे, तो उसने कहा कि कोई एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति हो जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, अर्थात वो किसी पार्टी की विचारधारा से कोई ज्यादा विशेष मतलब न रखता हो, और पिछले वर्षों में यानी पिछले कुछ टाइम से 2 साल 5 साल 10 साल से उसने राजनीति में पार्टिसिपेट न किया हो कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा का चुनाव लड़ा, ये सारी चीजें नहीं किया हो। ये कहा था सरकारी आयोग का जब गठन हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये करीब 300-350 पन्नों की रिपोर्ट थी। इसमें इसने बताया था, क्लियर मेंशन किया था। ठीक है, तो सरकारी आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये सारे आयोग, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? प्रत्येक एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। जैसे योगी आदित्यनाथ क्या हैं? विधानसभा सदस्य हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो विधानसभा सदस्य यूपी का मुख्यमंत्री है। तो इसमें कहा गया प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। आप सभी को पता है कि जब इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन का मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, उसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोट करते हैं। अब ये कहा गया कि जो एमएलए का वोट होगा वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा, तो बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य की जिस हिसाब से जनसंख्या होगी उस हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहली बात तो बिल्कुल सही है। अब कहा गया लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है भाई। लोकसभा के सदस्यों का वोट वैल्यू और राज्यसभा के सदस्यों का वोट वैल्यू सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, रंच मात्र का डिफरेंस नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 2018 में ही पूछा गया। क्या कहता है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जा सकती, ये उसका विशेषाधिकार है। ठीक है, नहीं की जा सकती, उसको अग्रिम सूचना देकर के 2 महीने बाद 4 महीने बाद की जा सकती है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद की जा सकती है, लेकिन उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अगर इमरजेंसी नहीं लगी है तो अन्य किसी प्रकार से उसकी पदावधि के दौरान नहीं किए जाएंगे, तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है, एकदम देखो स्पष्टता याद रखना है चीजें। और हाँ, दंडिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई सिविल मामला बनता है,
सिविल मामला बनता है तो 2 महीने की अग्रिम नोटिस दे करके कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है, लेकिन दांडिक नहीं की जाएगी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या है क्वेश्चन, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। ये 356 की बात कर रहा है, ठीक है। सरकारी आयोग ने 356 को भी क्लैरिफाई किया था कि मनमाना प्रयोग नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को किसी राज्य पर, ठीक है। तो देखो 356 में क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो पहला, स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक नहीं है। भैया स्थानीय निकाय से राज्य विधानसभा या विधान मंत्रिपरिषद का कोई लेना देना नहीं होता, तो तीसरा वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है। तो अपने आप निकल के आता है 1 और 2, एकदम सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं, राज्य विधानसभा का विघटन हो सकता है, मंत्रिपरिषद हटाई जा सकती है, यानी सरकार को भंग किया जा सकता है 356 का जब प्रयोग होगा, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं उसी से राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भैया राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किसी राज्य का, तो मुख्य सचिव को क्यों नियुक्त करेगा। मुख्य सचिव कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी है, मुख्य सचिव तो ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट किसको बनाना है, मुख्य सचिव किसको बनाना है, ये सीएम डिसाइड करेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा, राज्यपाल क्यों डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो यही गलत हो जाती है, चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड करेगा, ओके। राज्य में मुख्य सचिव का एक नियत कार्यकाल होता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एकदम फिक्स टेन्योर होता है। या तो एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि भैया 3 साल तक आप मुख्य सचिव रह सकते हैं, या अपनी अंतिम एज यानी 65 साल तक, तो एकदम फिक्स टेन्योर होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ आता है, सरकार के साथ जाता है, उसका निर्वाचन तो होता नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में, देखो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। 2018 तक तो ठीक ठाक पॉलिटी में, फिर कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया, फिर युग्म वाले सवाल आ गए, तो एलिमिनेशन से काम नहीं चलता, लेकिन कथन 1 और 2 वाले चल जाते हैं काम में, ये अभी भी आते हैं। अगला, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। देखो कितना उल्टा बोल दिया, ठीक है। जब आर्टिकल 75 है तो उसमें साफ साफ कहा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। प्रधानमंत्री उसका प्रयोग, राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, एकदम सिंपल कटलाग में लिखा गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर में निहित होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नहीं होता है, ओके। तो दोनों कथन गलत थे, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 2014 में देख लेते हैं कार्यपालिका से रिलेट करके कौन क्वेश्चन आया। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक बनाए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम स्पष्ट रूप में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्य संचालन के लिए, सरकार के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाता है, और नियम वो स्वयं नहीं बनाता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बनाता है, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से की हुई जानी जाएंगी। भैया जब प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा गया, उसी देखो कितना करीबी मामला है। जब कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित ही नहीं है, तो कैसे सारी कार्यवाहियां, आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन, आपने सुना होगा राज्यपत्र, राज्यपत्र के प्रकाशन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को थोड़ी है। तो सिंपल सी बात है, कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, क्योंकि वो देश का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार का प्रमुख होता है, ओके। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं या हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये सचिवालय का काम करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, ये काम तो बजट में हो जाता है, ये वाला काम तो बजट आता है इसके लिए। ये मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय सेक्रेटरी क्यों करेगा। तो तीसरा तो एकदम गलत है पूर्ण रूप से, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 1 और 2 सही हैं। सचिवालय सहायता करता है मंत्रिमंडलों को, और उसके अलावा
मंत्रिमंडल की बैठकों की सूची भी तैयार करने का काम मंत्रिमंडलीय सचिवालय को होता है। अगला, फिर राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेक के अधीन है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्रियों की नियुक्त करना ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये उसको पावर दी गई है कि मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, उनकी सिफारिश पर करता है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता राज्यपाल। ना तो राष्ट्रपति कर सकता है, ना तो राज्यपाल कर सकता है। तो ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। विवेकाधीन का मतलब होता है विवेक के अधीन, ऐसी शक्ति जो वो प्रयोग कर सकता है। तो जहां जहां 2 है उसको काट दो, 1 और 3 निकल के आ गया। राज्य विधानमंडल द्वारा कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो ये भी कर सकता है, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है ना। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये भी उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये किसके आधार पर करता है? ये मुख्यमंत्री की सहायता से करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। तो सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने अर्थात 356 का प्रयोग करने के लिए रिपोर्ट बनाता है, अर्थात कि राज्य का शासन तंत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजता है और रिकमेंड करता है कि इस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ राष्ट्रपति 356 का प्रयोग किया जाए। ठीक है, पहली बात हो गई। उसके बाद मंत्रियों की नियुक्त करना उसका वैधानिक काम है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, या मुख्यमंत्री जिसको कहता है उसी को मंत्री नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, राज्य विधानमंडल अगर किसी विधेयक को पारित करता है और राज्यपाल को लगता है कि यार ये विषय संघ सूची से कहीं ना कहीं रिलेट करता है या समवर्ती सूची से या कुछ भी, है ना, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्यपाल से देखो हर साल क्वेश्चन पूछा गया एक आधा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब 4 कथन दिए गए हैं, इसका मतलब 3 गलत हैं, एक ही सही है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है, किया जा सकता है। ठीक है, ये हमको लगता है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही किया गया था कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, कोलेजियम की सहायता से, उसके परामर्श थे। ठीक है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत है, राष्ट्रपति करता है। चाहे दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, पांडुचेरी हो, जहां भी संघ, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा कार्यरत है, तो उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि उपराज्यपाल। ठीक है, तो तीसरा वाला सही है कि राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। संघ सरकार जब भी चाहे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, जब किसी व्यक्ति को बाहर कर सकती है। सारे विकल्प समझ में आए। इसी तरह जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है तो प्रत्येक विकल्प पे ठीक ठाक विचार करना है, समझना है, और जहां भी लगे कि नहीं यार यहां पर अपनी पकड़ अच्छी नहीं है, तुरंत किताब को उठाइए और पढ़ डालिए, है ना। तो इस तरह से तैयारी की जाती है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने से, सिलेबस 2 बार देख लेने से, लक्ष्मीकांत को 4 बार पढ़ लेने से पॉलिटी तैयार नहीं होती, और सीधे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिमाग लगा के तैयारी करो, समय आपका है, अटेम्प्ट आपका है। अगर नहीं दिमाग लगाना है तो अपने निकलो, है ना, कोई मतलब नहीं, चाहे जितना कुछ कर लो, प्रीलिम्स देते रह जाओगे, एक बार भी नहीं होगा जब तक चीजों को ठीक से समझोगे नहीं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में है केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति? संसद के प्रति। देखो क्या कहा गया, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिए होते तो ये क्वेश्चन पता लग जाता कि सही है गलत। जब सीधे सीधे कहा गया है कि लोकसभा जनप्रतिनिधि सदन है और जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी मंत्री की, किसी मंत्री की लोकसभा के प्रति नहीं, मंत्रिपरिषद के प्रति होती है। लेकिन मंत्रिपरिषद की सामूहिक जो जिम्मेदारी है ना, क्योंकि
मंत्रियों की और मंत्रिपरिषद की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों की बात की गई है संविधान में। तो जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, संसद के प्रति थोड़ी होती है, क्योंकि एक सदन ऐसा है, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं, वो राज्यों के प्रतिनिधियों का बना सदन है, और ये सदन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। और ज्यादातर मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, चुने हुए मेंबर होते हैं। ओके, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ना, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाता है भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर, जिसके विषय में वो बात करते हैं उसको शपथ दिलवा देता है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होने के नाते सब उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और जब चाहेंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब चाहेगा वो किसी मंत्री से त्यागपत्र रखवा लेगा या उसको मंत्रिपरिषद से बाहर कर देगा। राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास ये पावर है। ठीक है, तो पहला तो गलत है क्योंकि लोकसभा के प्रति होते हैं, ये यहाँ संसद दिया रखा है। दूसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये भी बिल्कुल बात है कि चाहे विधि निर्माण हो या राष्ट्रपति कोई सूचना प्राप्त करना चाहता हो प्रधानमंत्री से, तो वो दोनों चीजें प्रधानमंत्री से करेगा। तो दोनों बातें सही हैं, यानी जब राष्ट्रपति को लगे कि संबंधित मंत्री ने किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद से पूछ करके सदन में रख दिया है जिसके बारे में मुझे सूचना नहीं मिली है, तो वो प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। और जब प्रधानमंत्री को लगे संबंधित कार्यकलाप की सूचना राष्ट्रपति को नहीं है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है या राष्ट्रपति के मांगे जाने पर देगा। ओके, अगला, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही बात है, ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। मतदान का काम सिर्फ लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर कोई मंत्री, मान लिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी जयशंकर प्रसाद राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान वही करेगा जिसका जो उस सदन का सदस्य होगा, परमानेंट मेंबर होगा, वही मतदान कर सकता है। तो महान्यायवादी लोकसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, वो सरकार की तरफ से बैठ सकता है, समिति का सदस्य भी बन सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तीनों बातें सत्य हैं, लेकिन चौथी बात गलत है जहां मतदान की बात की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इधर आते हैं 2012 का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाएं। ठीक है, अब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 आपने पढ़ा होगा। जो इसका राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो प्रतिवेदन भी वित्त आयोग राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति की जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी उनके बारे में वो संसद को सूचित करवाना है, तो उसके लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को वो रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये सारे तीनों प्रतिवेदन क्या करता है? राष्ट्रपति रखवाता है सदन के सामने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, तो वो सीधे संसद को रिपोर्ट करता है, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, जो कैग है वो सीधे संसद को रिपोर्ट करती है, ना कि राष्ट्रपति को। तो तीसरा वाला हटा दो। अब वित्त आयोग की सिफारिशें, हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अच्छा ये दूसरा है, एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ, वित्त आयोग की सिफारिशें रखवाता है, सही है। उसके बाद पहला तो सही है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, नियंत्रक एवं कैग के प्रतिवेदन को वो नहीं रखवा सकता क्योंकि कैग सीधे कंट्रोल में होता है संसद के। अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, पहला तो एकदम सही है। तो क्या ये तीनों प्रतिवेदन अपने आप जाते हैं? तो इसमें थोड़ा डाउटेबल मान लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, संघ वित्त आयोग 280 के तहत वो प्रतिवेदन रखवाएगा, ये बात तो सही है। अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही मिलता है, 1/4 होना चाहिए। 3 लोक लेखा समिति, अच्छा लोक लेखा समिति तो
एक 4 होना चाहिए, चलो बाद में बताते हैं, इसको समझा देंगे। अगला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े दिए हैं। यह जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, मतलब कहने का सीधा मतलब संसद ना तो वो राज्यसभा का सदस्य है ना तो वो लोकसभा का सदस्य है अभी, परंतु उसे 6 माह के अंदर दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ा है तो यही सही हो सकता है। चलो आगे देख ले, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सिर्फ एक सदन की बात की जा रही, गलत है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा के सदस्य रहते हुए क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। कुछ मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए मंत्री बने। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, 6 महीने की बाद की आवश्यकता है। लोकसभा का सदस्य, यही तो इसमें बात पूरी की गई है, ठीक है। तो ये तीनों कथन गलत है नीचे वाले, ऊपर वाला सही है कि प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बन सकता है जो दोनों में से किसी एक का सदस्य भी नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के अंतर या तो लोकसभा का सदस्य बने या तो राज्यसभा का सदस्य बने, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। वही हाल स्टेट मिनिस्टर्स का होता है, स्टेट सीएम का होता है, ठीक। लोक निधि के फलोत्पादक, क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैग के बारे में। क्या कहा गया, लोक निधि के फलोत्पादक आसीत प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में महालेखा नियंत्रक या परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है, इसके बारे में बताना। कैग के बारे में, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण कहीं कुछ नहीं रखता, कैग का कोई नियंत्रण नहीं होता राजकोष पर। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला गलत है, पहला गलत, ये वाला गलत। फिर क्या कहा गया है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर जांच एजेंसी कैग की रिपोर्ट में ये पाती हैं कि फला लोगों ने कुछ धांधली की है तो उन पर वो कानून का उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती हैं। तीसरा भी सही है, कैग को एक ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर महाभियोग लगा सके। ऐसा नहीं है, कैग के पास ये एक्सिलरी पावर नहीं होती हैं। थोड़ा बहुत उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, अर्धन्यायिक निकाय है, लेकिन इतना नहीं कि वो कानून के उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चला सके। अभियोग चलाने का काम संसद कर सकती है या फिर सरकार किसी अदर एजेंसी के माध्यम से जांच करा सकती है, ओके। तो चौथा भी गलत है, तो इसमें कौन सा निकल के आ रहा है, 2 और 3 सही हैं। तो ये हैं आज तक के प्रश्न, और इनको ठीक से समझना। और देखो, कार्यपालिका से लगभग हर वर्ष 2-3 क्वेश्चन आते हैं, विधायिका से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, राज्य विधानसभा, इनसे मिला करके ये पूरा, यानी जो भाग 4-4A, भाग जो 5 है ना, ठीक है, उससे कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तैयार करना, है ना। और वो अगर तैयार कर लिया तो लाइव झंगा लाला, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। इनके विषय में और एक चीज़ बता दूं कि अगर भारतीय संसद या फिर इंडियन पॉलिटी को अगर ठीक से समझना है तो आपको एनसीईआरटी कर लो, और बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, चीज़ें बहुत, देखो, बहुत आराम से तैयार हो गई और बहुत अच्छे प्रकार से तैयार हो गई। जब भी हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर वे में चली आएंगी, है ना। बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें क्या करना है, अपना बेसिक को बहुत अच्छा तैयार करना है, जो थ्योरी पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ठीक से समझने हैं, और वही तैयारी की जड़ है। अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं तैयार कर सकते तो आपका काम बहुत मुश्किल लगेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।